केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यूनिट नंबर 10 में एक टॉपिक है। यूनिट नंबर 10 का ये टॉपिक है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये इसके सब टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम RTI एक्ट 2005 भी देखेंगे जिसके कारण ये आयोग बना है 2005 में। इसको भी देखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, यानी कि क्या प्रावधान है इसके इम्पोर्टेंट, वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड, यानी ये आयोग बना कैसे है। तो आर्टिकल 19 हमारे संविधान में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान जो है 1947 में ये बना था। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में हमारा फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ये हमारा एक अधिकार है 19 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1986 का, 1986 में ये जजमेंट आया था। मिस्टर कुलवाल एंड जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि हमारा सूचना का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका एक अभिन्न अंग है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि बोलने की स्वतंत्रता तो सभी के पास है, हर भारतीय नागरिक के पास बोलने की स्वतंत्रता है, ये मामूल अधिकार है, हमारा संविधान में मिला हुआ है। लेकिन आदमी या कोई भी बंदा है वो बोलेगा कैसे जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त करना आर्टिकल 19 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आर्टिकल 19 को जो है यूज़ कर पा रहे हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी चीज़ की तो आप उसे बोलेंगे कैसे उसके बारे में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में इंटरप्रेट किया और साथ ही साथ ये ठहराया कि RTI जो है एक अभिन्न अंग है हमारा आर्टिकल 19 का, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय हमारा केंद्र सरकार है, उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 लेके आई। लेकिन इस एक्ट में कुछ खामियां थी, तो इसको रिपील करके फिर हम 2005 में गवर्नमेंट लेके आई RTI एक्ट 2005, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको लेके आई हमारी गवर्नमेंट 2005 में, और ये 15 जून 2005 को इनेक्ट हुआ था, यानी अधिनियमित हुआ था। 15 जून 2005 को ये एक्ट बन गया और इसको लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 को। ये दोनों डेट इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इसके सीधे आ सकते हैं कि RTI एक्ट कब लागू हुआ था। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और एक्ट बना था 15 जून 2005 को, ठीक है। उसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि धारा 12 यानी सेक्शन 12 जो है RTI एक्ट का, उसके अंतर्गत हमने केंद्रीय सूचना आयोग जो है सरकार ने बनाया है। सेक्शन 12 के अंतर्गत RTI एक्ट के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है केंद्र सरकार ने, यानी यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है 2005 में। और ये कब बनाया, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। धारा 12 के तहत RTI इन्फॉर्मेशन एक्ट के धारा 12 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है 1947 में जो बना है। उसके बाद आर्टिकल 19 हमने देख लिया। 19 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा हमने 1986 का। उसके बाद हमने देखा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आया। फिर हमने देखा RTI एक्ट 2005 आया। उसके बाद हमने देखा कि 2005 के 12 अक्टूबर 2005 को आखिरकार केंद्रीय सूचना आयोग बना दिया गया। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड। इसके बाद इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। सिंपल सी कंपोजिशन है। एक इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और 10 या उससे कम ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, यानी सूचना आयुक्त, ठीक है। एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या उससे कम होंगे सूचना आयुक्त। जैसे करंट केस में जो है सूचना आयुक्त जो है वो 7 हैं। अभी 3 और हो सकते हैं सूचना आयुक्त। सरकार 3 और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो ये होता है इसका, ये हो गया इसका, हमने देख लिया कंपोजिशन। एक CIC और 10 या उससे कम IC, ठीक है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी और इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट जो है इनकी, जैसे पहले के हमने कमीशन देखे हैं, NCSC देखा है हमने, NCST देखा हमने, OBC कमीशन देखा हमने, PCR कमीशन देखा हमने। इन सभी कमीशन में प्रेसिडेंट नियुक्त करता है किसी भी चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को। सेम यहाँ पर है,
प्रेसिडेंट जो है वही नियुक्त करेगा, वही अपॉइंट करेगा किसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट के सील साइन किया हुआ आदेश जो होगा उससे इनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, और किसको नियुक्त करना है ये कौन बताएगा, किसको नियुक्त करना है ये बताएगा एक कमेटी। उस कमेटी में कौन होगा, 3 लोग होंगे उस कमेटी में। प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में जो हैं, यानी कि विपक्ष नेता, लोकसभा में जो भी विपक्ष के नेता होंगे वो इस कमेटी में होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री, यानी जिसको भी प्राइम मिनिस्टर, जिसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त करें वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, विपक्ष का मंत्री होगा लोकसभा में, विपक्ष का मंत्री जो नेता जो है वो लोकसभा में, और साथ में प्राइम मिनिस्टर। ये 3 लोगों से मिलकर एक कमेटी बनेगी, और ये कमेटी जो है एक नाम का चुनाव करेगी। उस जो नाम होगा उसको प्रेसिडेंट सील और साइन से नियुक्त कर देगा CIC बनाने के लिए। ऐसे ही 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, यानी सूचना आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर जो है इनका 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 65 साल से कम उम्र तक है अगर इनकी, तो ये अपने पद पर रह सकते हैं। और साथ में इनकी जो है टेन्योर क्या होगी, यानी कि इनका कार्यकाल क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करे वो इनका कार्यकाल होगा। कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी क्या हुआ 2019-20 में ही एक अपना RTI एक्ट जो है उसमें एक संशोधन किया गया है। पहले इनकी जो है कार्यकाल 5 साल का होता था, लेकिन इस संशोधन के बाद जो है इनका कार्यकाल फिक्स नहीं रह गया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करे वो इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, ये इस अमेंडमेंट जो आया 2019-20 में उसके कारण चेंज हो गया है। इससे पहले 5 साल थी, लेकिन अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करें 2 साल, 3 साल, 4 साल वो होगा, और साथ में मैक्सिमम एज 65 साल है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कमीशन में सदस्य बनना है या फिर मुख्य सूचना आयुक्त बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कानून के क्षेत्र में उसका अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी चल रही हैं आजकल उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, साथ में समाज सेवा का कार्य उसने किया हो अगर तो, और साथ में पत्रकारिता हो अगर उसकी, मास मीडिया के क्षेत्र में उसको नॉलेज हो, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नेंस वगैरह में उसको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, तभी उसको उसका चुनाव जो है मुख्य सूचना आयुक्त या फिर हमारा सूचना आयुक्त के लिए हो सकता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ वो सांसद या फिर विधायक नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ किसी भी लेजिस्लेचर नहीं हो सकता है वो। अगर ऐसा है तो वो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब सांसद और विधायक जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसका एक बार कार्यकाल कंप्लीट हो गया अगर, तो वो फिर से उसको मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर सूचना आयुक्त है, उसका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, उसको मुख्य सूचना आयुक्त जरूर बनाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त को दोबारा सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ देख ली। रिमूवल की चीज़ देख लेते हैं, रिमूवल कैसे होता है, यानी कैसे हटाया जा सकता है इनको। तो सेक्शन 14 जो है RTI एक्ट का, ये सेक्शन याद रखना ज़रूरी है। सेक्शन 14 जो RTI एक्ट का है उसमें इसकी रिमूवल की बात की गई है कि सदस्यों को या मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, वो हम देखते हैं कैसे हटाया जा सकता है। रिज़ाइन, पहली चीज़ तो है कि आप रिज़ाइन दे दें। रिज़ाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, जैसा बाकी के केस में हम देखते हैं प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दिया जाता है। इस केस में भी प्रेसिडेंट को आप रिज़ाइन देकर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपना पद त्याग सकते हैं। दूसरा केस, अगर वो मिसकंडक्ट या फिर इनकैपेसिटी यानी कि कदाचार के दोषी पाए जाते हैं या फिर सक्षम नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी होगी बनाएगा, उससे इस केस की इंक्वायरी कराएगा। इंक्वायरी के बाद अगर वो व्यक्ति, वो सदस्य या फिर मुख्य सूचना आयुक्त दोषी पाया जाता है कदाचार का या फिर अक्षम पाया जाता है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, तो उसको प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल कर हटा देगा। ठीक है, इन 2 केस में, मिसकंडक्ट
और इनकेपेसिटी यानी कदाचार और अक्षमता। कदाचार यानी कि मान लो कोई भ्रष्टाचार का केस उस पर लग गया, ठीक है, या फिर वो कोई पेड जो है कुछ पेड प्रोफेशन में है, यानी इस पद पर रहते हुए भी वो किसी दूसरी जगह पर भी काम कर रहा है जहाँ उसको सैलरी मिल रही है, तो ये भी एक कदाचार के केस में आ जाएगा। करप्शन तो कदाचार के केस में आएगा ही आएगा, ठीक है। और पेड अगर वो कोई ड्यूटी कर रहा है पहले से तो वो भी आएगा। इनकैपेसिटी उस केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट हटा सकता है। इसके बाद कुछ और भी ग्राउंड हैं जिनके केस में सुप्रीम कोर्ट की जो है इंक्वायरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर निकाल कर हटा सकता है। क्या है वो केस? दिवालिया। मान लीजिए कोई उसने कुछ लोन लिया है, किसी भी सूचना आयुक्त ने या फिर किसी भी मुख्य सूचना आयुक्त ने लोन ले रखा है और उसको रीपे नहीं कर पाया है और गवर्नमेंट ने यानी बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर निकाल कर हटा देगा। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से या फिर किसी और दूसरी वजह से अगर मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल कर सीधे ही हटा सकता है। ख़राब कैरेक्टर, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब वो कहीं दूसरी किसी कंपनी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह से इन्वॉल्व है उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी इस तरह से संबंध रखता है कि उसकी वित्तीय जो भी इंटरेस्ट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, यानी उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सूचना आयुक्त या फिर मुख्य सूचना आयुक्त को वित्तीय लाभ होता है, तो उस केस में भी उसको प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल कर एक हटा देगा। इन चार केसेस में प्रेसिडेंट डायरेक्ट हटा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को। बाकी दो केस में, इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट के केस में, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद हटाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया रिमूवल। अब हम देखते हैं पावर्स क्या हैं। पावर्स सिंपल है, ये पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत का जो है पावर है इसके पास। केस जो हैं आरटीआई से रिलेटेड जो भी केस होंगे, जो भी कंप्लेंट होंगी, उनको हमारा आयोग जो है वो सुनेगा, ठीक है, उन कंप्लेंट से डील करेगा। उन कंप्लेंट से रिलेटेड किसी को भी समन करना है तो वो समन भी कर सकता है, कुछ भी सबूत साक्ष्य मंगाने हैं पुलिस से या कोर्ट से तो वो भी मंगा सकता है, पूरी पावर है उसको। पब्लिक रिकॉर्ड मंगाने की भी पावर है, किसी भी विभाग के पास कोई पब्लिक रिकॉर्ड है तो वो भी उस केस से रिलेटेड आयोग जो है मंगा सकता है, उसके पास पूरी पावर है। और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है उस किसी भी केस की, कोई कंप्लेंट आती है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो। आरटीआई एक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसको कमीशन जो है उसको डील करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस केस को, ठीक है। इसके अलावा भी उसके पास दो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं। एक तो अपीलेट पावर यानी अपीलीय शक्तियाँ हैं इसके पास। सेक्शन 19 में ये शक्तियाँ इसको दी गई हैं। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 19 जो है उसमें लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट में क्या होता है। आरटीआई एक्ट में क्या होता है, देखिए, आरटीआई एक्ट में जो है सरकार ने ये दिया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए या फिर पीएसयू होना चाहिए, ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो आप है, चाहे वो पीएसयू हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, है ना, इनसे आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है मांग सकते हैं आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अपने राज्य स्तर में आप अपने स्वास्थ्य विभाग से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं कि कोविड के केस में कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है, तो ये आप आरटीआई लगा के मांग सकते हैं। तो ये हो गया आरटीआई का यूज़। अगर हो सकता है स्वास्थ्य विभाग मना कर दे आपको कि भाई हम ये नहीं दे सकते या फिर उसने टाइम पे नहीं दिया, तो आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कहाँ पर आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जो भी एक क्या होता है आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अफसर की ज़रूरत होती है, वो होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, सॉरी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये होता है। आपने अगर जैसे मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई डेटा मांगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अगर उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई तो आप जाएंगे अपील करेंगे CPIO यानी चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, इसको आप अपील करेंगे। अगर इसने भी आपकी अपील नहीं सुनी है
तो आप जा सकते हैं आयोग के पास। सेक्शन 19 में ये लिखा हुआ है, मतलब आप इन दोनों की अपील कर सकते हैं सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग आयोग के पास। ये हो गई इसकी अपीलीय शक्ति। फिर आयोग जो है इनको डायरेक्शन देगा CPIO को या फिर PIO को कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है और नहीं देनी है। अगर आपने नहीं दी है तो किन कारणों से नहीं दी है। अगर वो सही होंगे कारण तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, और अगर नहीं होंगे सही तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ पेनल्टी लगाई जाएगी उन अफसरों के ऊपर जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जो RTI एक्ट का जो है पालन नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उन अफसरों के ऊपर, उन PIO या CPIO के ऊपर जो है आयोग पेनल्टी भी लगा सकता है। ये पावर है उसकी सेक्शन 20 में दी हुई है। तो सेक्शन 19 में दी हुई है अपीलीय शक्ति की पावर, सेक्शन 20 में दी हुई है पेनल्टी की पावर। ठीक है, तो ये पावर हम पहले देख चुके हैं। इंक्वायरी कर सकता है कंप्लेंट्स में। RTI एक्ट से रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी आती है तो उसमें ये कंप्लेंट जो है उसको इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एज ए सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने इसके पावर्स और फंक्शंस देख लिए हैं। अब देखते हैं हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि राज्य सूचना आयोग। मध्य प्रदेश में भी एक राज्य सूचना आयोग है। सेक्शन 15 जो है ना RTI का, यानी हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, इसका सेक्शन 15 जो है वो बोलता है कि आपके पास हर राज्य में एक राज्य सूचना आयोग होना चाहिए। ठीक है, राज्य सूचना आयोग हर राज्य में एक होना चाहिए। ये कौन बोलता है? सेक्शन 15 RTI एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम का सेक्शन 15 बोलता है एक राज्य सूचना आयोग होना चाहिए। तो इसी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग बना दिया गया। 22 अगस्त 2005 को, इम्पॉर्टेंट है ये डेट, याद रख लीजिएगा। 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग बना दिया गया। ठीक है, कंपोजिशन क्या है इसकी? जैसा कि हमारा केंद्रीय सूचना आयोग की कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन इसकी भी है। एक होगा इसमें राज्य मुख्य सूचना आयोग, और सूचना आयुक्त होंगे जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट वैसे ही होती है जैसा वहाँ पे प्रेसिडेंट करता है केंद्रीय स्तर पर, यहाँ पर राज्य के स्तर पर गवर्नर करेगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की और साथ में सूचना आयुक्त, इन दोनों की कौन करेगा अपॉइंटमेंट? गवर्नर, है ना। और रिकमेंडेशन कौन देगा, मतलब किसको अपॉइंट करना है? गवर्नर को। ये कौन बताएगा? यहाँ पे भी एक कमेटी बताएगी जिसमें कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। देखिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, वहाँ पे होम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर था एक, तो यहाँ पे भी एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिसे कौन बताएगा? चीफ मिनिस्टर बताएगा कि ये वाला कैबिनेट मिनिस्टर हम इस मीटिंग में, इस वाली कमेटी में ले लेते हैं, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा। और एक था लोकसभा का अपोजिशन लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी विधानसभा होगी, लेजिस्लेचर होगी, उसका अपोजिशन लीडर होगा। ठीक है, तो ये कमेटी जो है राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग में कौन कौन रहेगा वो बताएगी, और उनको गवर्नर जो है अपॉइंट कर देगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं रिज़ाइन। रिज़ाइन भी आप कोई भी सदस्य है या मुख्य सूचना आयुक्त है, गवर्नर को रिज़ाइन दे सकता है, गवर्नर को अपना त्याग पत्र दे सकता है। साथ में हटाना है तो सेम वही पावर होगी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी इंक्वायर कर रही थी, यहाँ पे हाई कोर्ट की कमेटी इंक्वायरी करेगी, और इसके इंक्वायरी के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो गवर्नर उसको हटा सकता है। ठीक है, और वही 4 केस रहेंगे अपना, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड यानी आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इन केस में गवर्नर डायरेक्ट हटा सकता है बगैर किसी हाई कोर्ट कमेटी के इंक्वायरी के। तो ये हो गया है हमारा राज्य सूचना आयोग कंप्लीट। इसका हम देखते हैं RTI एक्ट। RTI एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इनके ऊपर पेपर में। तो RTI एक्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले 15 जून 2005 को ये पारित हुआ, उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ, और 12 अक्टूबर 2005 को ही सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग बना था। ठीक है, अच्छा, ये RTI एक्ट 2005 जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अकॉर्डिंग केवल इंडियन सिटीजन यानी केवल भारतीय नागरिक ही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक यानी कोई फॉरेनर आके आपसे किसी विभाग में जाके कोई सूचना प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। केवल भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं सूचना को।
ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं इसमें, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। सबसे पहली पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? इसको पब्लिक अथॉरिटी मतलब किस किस अथॉरिटी से या किस किस ऑफिस से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कोई भी पीएसयू हो सकता है, यानी कि सरकारी कंपनी, या फिर कोई एनजीओ भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही हो। ठीक है, कोई भी एनजीओ जिसको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है, वहाँ पर भी आपको आरटीआई लगाकर आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं, भारत के सीजेआई जो हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनका ऑफिस भी आरटीआई के अंदर आता है। ये अभी कुछ टाइम पहले की रूलिंग है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की रूलिंग है ये। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी जो है आरटीआई आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर आप आरटीआई लगा सकते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या मांग सकते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आप कोई भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़। आप हो सकता है कुछ भी ओपिनियन किसी ने दिया है, यानी किसी केस में किसी ने कोई अपने विचार दिए हैं तो उसको मांग सकते हैं आप कि इसने क्या टिप्पणी की है इस केस के ऊपर। किसी भी आदेश को मांग सकते हैं आप, किसी भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को मांग सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आप मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन के केस में। ठीक है, ओके। और साथ में इस एक्ट में एक टाइम लिमिट भी दी हुई है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो भी सरकारी कार्यालय है, जो भी सरकारी कंपनी है, उसको कुछ टाइम लिमिट दी गई है कि आपको इस टाइम लिमिट के अंदर ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो वो टाइम लिमिट क्या है? 30 दिन। आपने जैसे आरटीआई लगाया, ठीक है, 1 मई को, तो जो पीआईओ होगा, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा, लोक सूचना अधिकारी जो होगा उस कार्यालय का या फिर उस कंपनी का, उसको 30 मई तक आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट है 30 दिन के अंदर। अगर लेकिन आपने एक इन्फॉर्मेशन मांगी है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन से या उसकी स्वतंत्रता से रिलेटेड अगर वो केस है या स्वतंत्रता और जीवन उससे प्रभावित होता है किसी व्यक्ति का, तो उस केस में इन्फॉर्मेशन जो है पीआईओ को 48 घंटे के अंदर देनी होगी। ठीक है, ये बाध्यता भी दी गई है। अगर वो 48 घंटे के अंदर नहीं देता है इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर नहीं देता है, तो पीआईओ की कंप्लेंट आप कर सकते हैं सीपीआईओ, यानी मुख्य लोक सूचना आयुक्त को, लोक सूचना ऑफिसर को, मुख्य लोक सूचना अधिकारी को। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं सुनते हैं तो फिर आप जाएंगे हमारे राज्य सूचना आयोग, यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, और केंद्र के केस में आप जाएंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 8 जो है आरटीआई का, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या कहा गया, इसमें नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। यानी सेक्शन 8 में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे सरकारी विभागों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें से आप आरटीआई लगाकर इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेक्शन 8 में वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप किस किस सूचना को प्राप्त नहीं कर सकते हैं आरटीआई एक्ट लगाकर। जैसे कि सरकार आपको मना कर सकती है कोई भी ऐसी सूचना देने से जिससे किसी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध प्रभावित हों। ऐसी कोई भी सूचना आपको सरकार देने से मना कर सकती है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, या फिर जिससे क्या हो, पब्लिक ऑर्डर जो है वो गड़बड़ हो जाए। पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो केस में भी आपको सूचना नहीं दी जा सकती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है हमारी जो खुफिया जानकारियाँ होती हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी सरकार, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इसमें मना कर सकती है और आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन में कवर नहीं होती है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरह से आप किसी व्यक्ति के पर्सनल जो है आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं आरटीआई एक्ट से। ठीक है, आप मतलब इसका मतलब ये है जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आरटीआई एक्ट में लगाकर आप
किसी भी व्यक्ति का, जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु जो है, जो पंजीकरण विभाग होता है, जैसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग जो होता है हमारा, उसमें जन्म होता है तो उसका वो एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं। तो आप आरटीआई एक्ट लगा करके किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। वो उसका पर्सनल डेटा है, उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसको आप नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, ये जो है आरटीआई में कवर नहीं होता है। इसी तरह से मान लीजिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई गुप्त संधि कर ली, या किसी भी देश के साथ हमने यूएस के साथ कोई गुप्त संधि कर ली है, ठीक है, तो आप आरटीआई लगा करके वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो गुप्त है और गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी के लिहाज से या फिर इन्हीं दो देशों के बीच में संबंध जो हैं प्रभावित होंगे, ये तर्क देकर मना कर सकती है इन्फॉर्मेशन देने से। ठीक है, तो इस केस में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। तो ये सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कुछ फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं हमारे पेपर में। क्या है वो? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, पहले कितने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, इन सारे कमिश्नर्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से कि पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, पहले सूचना आयुक्त जो हैं हमारे, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो बजाहत हबीबुल्ला साहब थे, पहले मुख्य सूचना आयुक्त। इसी तरह से पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें अगर, तो दीपक संधू ये रही हैं पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। उसके बाद वाई के सिन्हा जो हैं, ये अभी करंट में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ये बाकी सारे नाम भी लिखे हुए हैं, इनको आप बिल्कुल पढ़ कर जाएँ। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जो कमीशन है उसमें हमने देख लिया है, ये तो प्रेजेंट चेयरमैन है हमारे, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं वाई के सिन्हा साहब, और बाकी ये जो हैं ये सूचना आयुक्त हैं 7। ठीक है, ये 7 सूचना आयुक्त भी हैं अभी करंट में, तो इनके नाम भी आप पढ़ कर जाएँ। इनमें लेडीज़ भी हैं, जैसे वंजना एन सारना ये लेडीज़ हैं, अमिता पंडोवे ये भी फीमेल है, मिसेस सरोज पन्हानी ये भी सूचना आयुक्त हैं। तो ये 7 सूचना आयुक्त आप पढ़ के जाएँ, और ये करंट में CIC हैं, इनको भी आप याद रखें। साथ में ये लिस्ट भी आपको पढ़कर जानी होगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पहले कितने रहे हैं, वो सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी सारे सूचना आयुक्त जो हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस एड्रेस पे। आपको करना ये है कि इस एड्रेस को आप कॉपी करें और गूगल में जो है जो सर्च बार है उसमें आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट से आप उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। तो हमने यूनिट नंबर 10 का ये मुख्य सूचना आयुक्त यानी केंद्रीय सूचना आयोग, चीफ केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे CVC यानी कि चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि हम केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बताकर जो है लिख सकते हैं, मैं उसमें ट्राई करूँगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।